नमस्कार दोस्तों, महन सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे हैं दी तोमड़ा में एक्सक्रीशन में पहले भी आपको बताया जा चुका है। 2 पार्ट एक्सक्रीशन के आ चुके हैं, आप लोग उनके बारे में जान चुके हैं। उत्सर्जन किडनी के द्वारा होता है, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। स्ट्रक्चर भी आप उसकी जान चुके हैं, किडनी की कैसे बनी होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर भी आप जान चुके हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में अब बात आती है नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन वह छोटी से छोटी इकाई होती है किडनी की, जो कि फिल्टर करने का सबसे महत्वपूर्ण काम करती है। जिस तरह से हमारी बॉडी में सबसे छोटी अगर कोई यूनिट होती है तो उसको कहते हैं सेल, कोशिका, उसी तरह से नेफ्रॉन भी बिल्कुल सेल की तरह, जैसे हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट सेल है, उसी तरह से किडनी का सबसे छोटा पार्ट यानी कि एक यूनिट के रूप में जो है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन भी उसी तरह से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का छोटा से छोटा यूनिट होता है। किडनी के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, यूरिन बनाने का काम करती है, जिसमें कि नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ होते हैं और कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। एक बार फिर से चर्चा करते हैं। एक्सक्रीशन के अलावा भी किडनी कुछ और हमारे शरीर में काम करती है, उनके बारे में ज़रा जान लेते हैं। देखिए ज़रा सा, एक्सक्रीशन तो करती है, यानी उत्सर्जन, नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी करती है। उसके अलावा बैलेंसिंग ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरनल एटमॉस्फेयर, बैलेंस करती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि हमारे ऊतकों के बीच में भरा हुआ जो तरल पदार्थ होता है, उस तरल पदार्थ को बैलेंस करने का काम भी हमारी किडनी करती है। इंटरनल एटमॉस्फेयर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर अंदर का मेंटेन रहे। जो ह्यूमन टेम्परेचर होता है वो लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री के आसपास या 37 डिग्री होता है। उसको भी बैलेंस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी किडनी। वाटर, हमारे बॉडी में पानी की कमी हो रही है या पानी की अधिकता हो रही है। पानी की अगर हमारे शरीर में अधिकता हो जाए तो भी नुकसानदायक, और पानी की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो भी नुकसानदायक। तो काफ़ी हद तक उस वाटर को बैलेंस करने का काम भी हमारी किडनी करती है। इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि विद्युत अपघट्य जो होते हैं हमारे शरीर में, उनको भी बैलेंस करने का काम किडनी करती है। एसिड बेस, अम्ल और क्षार के संतुलन को भी बनाए रखने में हमारी किडनी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड बाय प्लाज्मा के द्वारा हमारे शरीर में जो फ्लूइड है, यानी कि तरल पदार्थ है, ब्लड है या किसी भी तरीके का बॉडी में तरल पदार्थ है, उसको रेगुलेट करती है, यानी कि उसका नियमन करती है, उसका नियंत्रण करती है, उसका कंट्रोल करती है कि हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई फ्लूइड अधिकता में है या कम है, उसको बैलेंस या उसको नियमन या उसको कंट्रोल करने का काम भी हमारी किडनी करती है। तो आपने जाना, किडनी एक्सक्रीशन का काम तो करती है। एक्सक्रीशन करने के साथ साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, इंटरनल एटमॉस्फेयर को, वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को, एसिड बेस को भी बैलेंस करने का काम करती है, और बाकी बॉडी के फ्लूइड को रेगुलेट करने में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। चलिए अब जानते हैं इसके इंटरनल पार्ट, यानी कि उस यूनिट के बारे में जिसको हम नेफ्रॉन कह रहे हैं। नेफ्रॉन कैसे काम करता है, क्योंकि जो किडनी होती है वो नेफ्रॉन का समूह ही होता है। लगभग हमारे बॉडी में 2 किडनी पाई जाती हैं, 2 गुर्दे होते हैं। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन की संख्या होती है। अगर दोनों किडनी की बात करें तो लगभग 20 लाख नेफ्रॉन्स हमारी किडनी में पाए जाते हैं। वही नेफ्रॉन यूरिन बनाने का काम करते हैं, वही नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं। जो फिल्ट्रेशन होता है वो काम किडनी के अंदर जो करते हैं वो नेफ्रॉन होते हैं। चलिए आप देखिए, सबसे पहले नेफ्रॉन के 4 पार्ट अभी हमने आपको जो बताया था। सबसे पहले वोमन कैप्सूल,
कैप्सूल की आकृति की एक संरचना बनती है जिसको हम बोमन कैप्सूल कहते हैं। ये हमारा हो गया बोमेन कैप्सूल। दूसरा पार्ट हमने बताया प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूबुल। ये बोमन कैप्सूल के जस्ट पीछे की जो नलिका आती है, यहाँ तक की मोटी नलिका जो होती है, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूबुल यानी कि पीसीटी या प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूबुल। तीसरा पार्ट आपने देखा था हेनले लूप। ये जो यू शेप का आकृति बनती है, यू शेप की यहाँ पतली सी ये नलिका आई थी जो यहाँ से मोटी थी, इसके बाद ये पतली नलिका हो जाती है यू शेप में। इस पतली नलिका को कहते हैं हेनले लूप। HL से हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं यहाँ, ये हेनले लूप है। और इसके बाद ये नलिका जहाँ फिर से मोटी हो जाती है थोड़ा सा, तो ये नलिका इधर की कहलाती है डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूबुल, यानी हम DCT कह सकते हैं इसको, DCT डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूबुल। और ये फिर लास्ट में जहाँ पर खुलती है जा कर के, इसको कहते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट यानी कि बाहर की नलिका, यानी कि जो पूरे इसके आइए अब हम नेफ्रॉन के चारों पार्ट के बारे में जानते हैं। चारों पार्ट कैसे काम करते हैं, कैसे बने हुए होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। इनकी स्ट्रक्चर के पहले बारे में जानते हैं और फिर इसके बाद हम बात जानेंगे कि ये फंक्शन कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है बोमन कैप्सूल का। बोमन कैप्सूल का पहला भाग यानी कि प्रथम भाग जो सबसे आगे का कैप्सूल की आकृति का होता है, उसे बोमन कैप्सूल कहते हैं। रक्त कोशिकाओं का गुच्छा ग्लोमेरुलस कहलाता है। इसमें सबसे आगे देख रहे हैं आप जो बोमन कैप्सूल का पार्ट है, कैप्सूल के अंदर यहाँ पर कुछ कोशिकाओं का गुच्छा होता है, जाल होता है, उस गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस जो होता है मल्पिगियन कार्प सेल्स कहलाता है। ग्लोमेरुलस में जो कोशिकाओं का गुच्छा होता है वही कहलाता है मल्पिगियन कार्प सेल्स। इसके बाद कैप्सूल जो बना होता है ये 2 परतों का बना होता है। इसमें 2 लेयरें होती हैं। दोहरी परतों के बीच में वहाँ पर एक थोड़ा सा बीच में स्पेस भी होता है। उस खाली स्पेस को कहते हैं बोमन स्पेस। बोमन कैप्सूल आप जो देख रहे हैं सबसे आगे वाला पार्ट, उस आगे वाले पार्ट में क्या है कि वो कैप्सूल की आकृति का बनाता है, कप की तरह का बनाता है। तो कप की जो लेयर है वो दोहरी लेयर है, एक बाहरी लेयर और एक भीतरी लेयर। दोनों लेयरों के बीच में जो स्पेस दिख रहा है उस स्पेस को कहते हैं बोमन स्पेस। बाहरी जो परत होती है वो पैराइटल भित्ति की बनी होती है और इसकी भीतरी जो भित्ति होती है वो विसरल भित्ति कहलाती है। विसरल भित्ति जो होती है पोडोसाइट कोशिकाओं की बनी होती है, जिसमें पोडोसाइट कोशिकाएं होती हैं, जिसमें अंगुली जैसे प्रवर्ध निकले हुए होते हैं, अंगुली के समान छोटे छोटे प्रवर्ध निकले होते हैं, जो ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं को सघनता से घेरे रहते हैं। ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं को सघनता से घेरे रहते हैं। कैपिलरी पोडोसाइट मिलकर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन बनाते हैं। यहाँ पर जो बोमन कैप्सूल के अंदर कैपिलरी पोडोसाइट कोशिकाएं हैं और साथ में जो कोशिकाएं हैं ब्लड वेसल्स की भी, वो दोनों मिलाकर के ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन बनाते हैं जो कि फिल्टर करने का काम करते हैं। बोमन कैप्सूल के बीच में जो स्पेस है, जो बोमन स्पेस कहलाता है, वही आगे चल कर के PCT यानी प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूबुल का निर्माण करता है। प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूबुल आगे जा कर के थोड़ी सी सक्रिय हो जाती है और जिस जगह पे सक्रिय हो जाती है वहाँ पर एक सक्रिय नलिका बनती है, वो U शेप का आकार बनाती है। तो जिस जगह पे सक्रिय होकर खुलती है जाके, उस जगह के आगे का पार्ट जो है वो हेनले लूप कहलाता है। हेनले लूप के पहले का पार्ट प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूबुल, और जिस जगह से सक्रिय हो जाती है U शेप का आकृति बनाती है। हेनले लूप में 2 पार्ट होते हैं, एक जो नीचे की तरफ उतर रही है उसको डिसेंडिंग ट्यूबुल कहते हैं, और जो ऊपर की तरफ जा रही है डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूबुल की तरफ, उसको कहते हैं असेंडिंग यानी कि ऊपर की तरफ
फिल्ट्रेट को ऊपर की तरफ चढ़ाती है, इसलिए उसको एसेंडिंग नलिका कहेंगे, ट्यूब्यूल कहेंगे। और जो पहले वाली है उसको हम कहते हैं, पहले वाली जो प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल से पतली होकर के जाती है उसको हम डिसेंडिंग ट्यूब्यूल, और जो ऊपर की तरफ चढ़ती है उसको एसेंडिंग ट्यूब्यूल कहते हैं। फिर ये खत्म होती है वहाँ पर जुड़ती है जा करके जहाँ पर डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल है। डिस्टल कन्वलेटेड वही ट्यूब्यूल जा कर के थोड़ी सी मोटी हो जाती है, जाके चौड़ी हो जाती है, आयतन उसका बढ़ जाता है। तो जहाँ से आयतन बढ़ जाता है उसको डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल खुलती है जाके कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग नलिका में जाकर के खुलती है जाके। जो प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल होती है वो क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल की बनी होती है। भीतरी सतह में सूक्ष्मांकुर होते हैं जो कि ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। ये अवशोषी भी होते हैं। आपने देखा कि प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल जो होती है ये क्यूबाइडल एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी होती है। भीतरी सतह में सूक्ष्मांकुर होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर यानी माइक्रोबिलाई होते हैं जो कि ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं और यही अवशोषण का भी काम करते हैं। यानी कि जो पदार्थ इसमें छन करके गया है उसमें अवशोषित भी किया जाता है, अवशोषण करने का काम करता है। इसके बाद जो तीसरा हेनले लूप है, हेनले लूप यू आकार की संरचना बनाता है। 2 भुजाएं होती हैं। पहली भुजा जो प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड की तरफ है, नीचे की तरफ जा रही है, उसको डिसेंडिंग, और जो ऊपर की तरफ चढ़ रही है उसको एसेंडिंग ट्यूब्यूल कहते हैं। इसमें भी सूक्ष्मांकुर होते हैं, लेकिन सूक्ष्मांकुर प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल की तुलना में कम होते हैं। इसके बाद चौथा पार्ट आता है डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल का। डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल अति कुंडलित क्यूबाइडल एपिथेलियम की बनी हुई होती है, बहुत ज़्यादा कुंडलित होती है। इसमें हम संरचना में आप देखिए तो बहुत ज़्यादा कुंडलित होती है, मुड़ी हुई होती है और क्यूबाइडल एपिथेलियम की कोशिकाओं की बनी होती है। इसमें सूक्ष्मांकुर बिल्कुल कम होते हैं, इसमें माइक्रोबिलाई बिल्कुल कम होते हैं, बिल्कुल थोड़े से होते हैं। और फिर लास्ट का जो पार्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट आता है। कलेक्टिंग डक्ट जो है मेडुला के पिरामिडों में स्थित सीधी चौड़ी नलिका होती है। मेडुला के पिरामिडों में स्थित सीधी चौड़ी नलिका होती है जिसे छना हुआ संग्रहित कहते हैं। प्रत्येक पिरामिड के रीनल पैपिला में अनेक निकटवर्ती संग्राही नलिका यानी कि कलेक्टिंग डक्ट एकत्रित होकर डक्ट ऑफ बेलिनी बनाती हैं। गौर से सुनिएगा इस बात को। प्रत्येक पिरामिड के रीनल पैपिला में अनेक निकटवर्ती संग्राही नलिका एकत्रित हो जाती हैं और एकत्रित होकर के डक्ट ऑफ बेलिनी यानी बेलिनी की नलिका बनाती हैं। ये नलिकाएं प्रत्येक पिरामिड से निकलकर यूरेटर में खुलती हैं। जाकर के यूरेटर चौड़ा कीपनुमा आकृति होता है। जो यूरेटर होता है वो चौड़ा कीपनुमा आकृति होता है जिसे पेल्विस कहते हैं। अब पेल्विस को जरा समझिएगा ठीक से। पेल्विस जो होता है, पेल्विस छोटी छोटी शाखाओं में बटा हुआ होता है, जिनको मेजर कैलिक्स कहते हैं। और मेजर कैलिक्स भी छोटी छोटी शाखाओं में बटा होता है जिसे माइनर कैलिक्स कहते हैं। अब माइनर कैलिक्स बेलनी की नलिकाओं के प्याले की तरह घेरे रहते हैं। जो बेलनी की नलिकाएं हैं वहीं पर प्याले की तरह माइनर कैलिक्स उन्हें घेरे रहते हैं। यहीं पर कलेक्टिंग नलिकाएं बेलनी की नलिकाओं द्वारा यूरिन छोड़ दिया जाता है और ये पेल्विस कलेक्ट कर लेता है। कलेक्ट करके फिर धीरे से जो है यूरेटर की तरफ ले जाता है। यूरेटर के माध्यम से फिर जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट हो जाता है। जाके यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होकर के फिर नीचे की तरफ जो है यूरेथ्रा के थ्रू बाहर सीक्रेट कर दिया जाता है। इसके अलावा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं, इसमें नेफ्रॉन 2 प्रकार के होते हैं किडनी में। एक नेफ्रॉन वो होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉर्मल नेफ्रॉन, जिनकी संख्या जो संख्या बहुत अधिक होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। ये लगभग 80%
नेफ्रॉन होते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन कहलाते हैं, और दूसरे जो नेफ्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन ये इनका हेनले लूप काफ़ी बड़ा होता है और ये कार्टेक्स से लेकर के पिरामिड तक फैले हुए होते हैं, इन दोनों के मध्य तक फैले हुए होते हैं। इसके अलावा इनको रक्त की आपूर्ति वासा रेक्टा द्वारा इनके चारों ओर एफरेंट जाल नहीं होता है। एफरेंट जाल जो होता है उनमें होता है जो कार्टेक्स वाले होते हैं, लेकिन इनके हेनले लूप के पास जो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं इनके हेनले लूप के पास यहाँ पर जो एफरेंट वेसल्स होती हैं वो नहीं होती हैं। तो आज आपने जाना इस संरचना के बारे में, इसके बारे में यानी कि नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन के 4 पार्ट जो हैं वो कैसे कैसे बने हुए होते हैं। अब हम इनका फंक्शन कैसे करते हैं, यूरिन हमारा ज़रूरत पड़ने पे कैसे पतला होता है और कैसे गाढ़ा होता है यानी कैसे कंसंट्रेट होता है, इसके फंक्शन के बारे में, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही और आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यूरिन फॉर्म होने का, तो आप समझ गए होंगे, लगभग समझ आ गया होगा। जो बचा है इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे यूरिन पतला होता है, कैसे यूरिन गाढ़ा होता है यानी कि डाइल्यूट और कंसंट्रेट होता है। इसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।